गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सब अच्छे हो? चलिए भाई, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट हम लोगों ने कल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर हम लोगों ने खत्म किया था, जिसमें हम इनहिबिशन और एक टॉपिक कर चुके थे, है ना? तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में सबसे पहले दो हैं, कंटिन्यूस में दो हैं। एक तो है आपका जिसमें हमें बात करनी है किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और एक है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एक है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कॉन्सेंट्रेशन सीधी बात है, किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो एंजाइम ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट से जुड़ पाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। भाई जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन कब तक? कब तक? जब तक एंजाइम अवेलेबल है। भाई एंजाइम की एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट। लेकिन जब तक कि एंजाइम सारे फुल ना हो जाए, एक बार अगर एंजाइम बढ़ा दो फिर एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में सबस्ट्रेट, तो इस कंडीशन में जो एंजाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर। एंजाइम क्या होगा? एक लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, और सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम में अगर मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती जा रही हूँ, सबस्ट्रेट भी बढ़ा रही हूँ तो ठीक है, लेकिन भाई सबस्ट्रेट को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा ये थोड़ी ना हम बहुत ज्यादा बनाएंगे। अगर मान लो सबस्ट्रेट उतने नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितने हम एंजाइम बढ़ा रहे हैं, अगर चलिए तो देखिए दोबारा हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसमें आपके शुरू में दो दे रखी हैं जो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एक है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, दो फैक्टर्स है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम में अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो आपका एंजाइम है, ठीक है, अगर एंजाइम में हम सबस्ट्रेट बढ़ा दें, भाई एंजाइम हमारा मान लो यहाँ पर बी एंजाइम है, ये ए है और सी प्रोडक्ट है, तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रही हूँ? बढ़ा रही हूँ। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ये प्रोडक्ट कब तक बढ़ेगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ये प्रोडक्ट कब तक बढ़ेगा? जब तक एंजाइम अवेलेबल है। एक टाइम के बाद अगर एंजाइम, एक टाइम के बाद अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं रहे, एक टाइम के बाद अगर एंजाइम अवेलेबल नहीं रहे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, या मैं कहूंगी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पर एंजाइम क्या होगा? एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम में है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा रही हूँ, अगर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ तो नॉर्मली तो मैं कहूंगी कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देती हूँ तो देखिएगा ट्वाइस ऑफ
एंजाइम, अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल कर रही हूं तो प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी कब तक, जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद जब सारा की सारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो चुका है और कोई सबस्ट्रेट नहीं बचा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर एंजाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है, यहां पर सबस्ट्रेट एक लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन दोनों के अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो ग्राफ अलग आते हैं, वो देखिएगा कैसे। वैसे तो दोनों के सेम है। अगर मैं नॉर्मली हमारे जो हम एंजाइम बात करते हैं, उस एंजाइम की अगर मैं बात करूं, तो दोनों के लिए ग्राफ क्या रहते हैं, हमारे सेम रहते हैं। दोनों के लिए हमें ग्राफ कैसे मिलते हैं, सिग्मोइड मिलते हैं, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी मिल सकता है। जी, अच्छा, ये इसको बोलते हैं माइकलिस टाइप का ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं, माइकलिस टाइप का ग्राफ, माइकलिस और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अच्छा, दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, ये जो दोनों ग्राफ हमें यहां मिल रहे हैं, इसका तो ग्राफ यही रहता है, सिग्मोइड टाइप का ग्राफ। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम हम इंक्रीज करते हैं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाते हैं, तो जो ग्राफ मिलता है हमें, वो सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो यही ग्राफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में हमें ये दो ग्राफ मिलते हैं। दोनों ग्राफों में क्या अंतर है, क्या इनकी वेरिएशन है, ये देखिएगा। ये वाला ग्राफ हमें तब मिलता है जब एंजाइम क्या होता है, 1 यूनिट। एंजाइम क्या रहता है, 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट से बना हुआ हो। ठीक है, और अगर एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ हो, सेवरल यूनिट से मिलकर बना हुआ हो, तो हमें ये ग्राफ मिलता है। अब आप पूछेंगे मैडम 1 यूनिट और सेवरल यूनिट में क्या अंतर है। 1 यूनिट और सेवरल यूनिट में ये अंतर होता है कि जब एंजाइम एक ही यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें मौजूद, भाई एक ही यूनिट है तो उसके आसपास और कुछ नहीं है जिसके साथ वो रिएक्ट करे। ठीक है, एंजाइम है, एक यूनिट है, वो मिलकर बन गया। लेकिन जब एंजाइम में कई सारी यूनिट्स होती हैं, तो एंजाइम एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी सारी यूनिट्स होती है, सेवरल यूनिट्स होती है, जिनमें आपस में ही क्या रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, जिनमें आपस में ही कंपटीशन रहता है। तो एंजाइम जो होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ज्यादा नहीं रह सकता। जबकि एक ही यूनिट है तो एक 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 एक, एक यूनिट करके एंजाइम काफी सारा हो सकता है। लेकिन जब एंजाइम की सेवरल यूनिट्स, भाई बहुत सारी यूनिट्स एक ही एंजाइम में जब आकर अटैच हो जाएंगी, तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, जैसे मान लो A to Z है, यूनिट्स कितनी है, A to Z है। अब अगर एक ही यूनिट होगी तो आपके पास A to Z कितने होते हैं, 26 होते हैं नंबर। ठीक है, तो 26 एंजाइम रहेंगे। लेकिन अगर कई सारी यूनिट्स मिलकर एक ही एंजाइम में फिट होंगी, मान लो A2 G1 हो गई, फिर H2 M1 हो गई, मतलब इस तरह से अगर कई सारी यूनिट्स मिलकर एंजाइम बनेंगी, तो आपके पास कितने, 3 4 5 इतने ही एंजाइम बनेंगे। क्यों, कई सारी यूनिट्स एक ही एंजाइम में फिट हो गई है। क्लियर, तो इसीलिए कहते हैं जब एंजाइम 1 यूनिट रहता है तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, माइकलिस टाइप का ग्राफ, यानी कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतनी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है, तो एक लिमिट तक तो वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद उसमें ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंजाइम एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है, किसमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम में सबस्ट्रेट एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल रहता है तब तक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता जाता है, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, जब सबस्ट्रेट किसी तरह बिहेव करता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर ये सारी बातें आपको। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जैसे जितनी भी रिएक्शन जो एंजाइम कैटलिस्ट होती है, यानी कि वो सारी रिएक्शन जिनको एंजाइम कैटलाइज कर रहा है, जो एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, वो सारी रिएक्शन टेम्परेचर से बड़ी ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात तो है। क्यों? क्योंकि एंजाइम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और प्रोटीन्स पर एंजाइम का क्या प्रोटीन्स पर टेम्परेचर का क्या रहता है? बहुत प्रभाव रहता है। अच्छा, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हम मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई रिएक्शन हो रही है, और मैंने अगर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यानी कि टोटल हमने कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाएगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जिसकी वजह से उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर यही टेम्परेचर पहुंच जाए बहुत हाई, मान लो 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर ये टेम्परेचर पहुंच जाए, हम जानते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के भी बीच में अगर टेम्परेचर पहुंच जाए, नॉर्मल कंडीशन में बता रही हूँ, कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। तो एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पे प्रोटीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। प्रोटीन क्या हो जाते हैं बच्चों? डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि एंजाइम किनके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, इसी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? इतने हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर से बड़ी ज्यादा प्रभावित होती है, और लेकिन ये पॉजिटिवली भी होती है और नेगेटिवली भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या रहता है? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, रैंडमनेस, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर पहुंच जाए 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ एक आधे ऐसे कंडीशंस होती हैं जब जो टेम्परेचर है वो कितने तक भी इंक्रीज हो जाए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ड्राई टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, सीड्स वगैरह में जो ड्राई टिश्यूज होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। चलिए, एक्सेप्शन है आपका इसमें, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कह लो या कोई पॉइंट कह लो कि जो ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स, ठीक है, तो ड्राई सीड्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए क्या रहते हैं? ये रेजिस्टेंट रहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आयंस, आयंस का इफेक्ट।
कई सारे एंजाइम हम जानते हैं, हमें पता है कि एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है बेसिकली, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर, और जो मेनली क्या होता है, मेटल्स होते हैं। मेटल्स बिहेव लाइक एक्टिवेटर्स। ये बात मैं पहले भी आप लोगों से कर चुकी हूँ कि जो मेटल्स हैं, जो आयंस हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक्टिवेटर्स की तरह। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैनी एंजाइम्स या मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, most of the enzymes are activated in the presence of enzyme, no, in the presence of ions. Most of the enzyme are activated in the presence of ions. Ions की presence में क्या होते हैं, ये activate हो जाते हैं। क्लियर? आयन कोई से भी हो सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव आयन हो और चाहे नेगेटिव आयन हो, दोनों की कंडीशन में एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। क्लियर? चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर? तो हम जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो होते हैं, टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, इसके लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। एंड प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच चेंज, सेंसिटिव टू पीएच। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम भी क्या रहते हैं, पीएच के लिए बड़े ही सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका भी जो पीएच का भी जो हम ये कह सकते हैं काम रहता है, या पीएच का भी जो प्रभाव रहता है, वो कैसा रहता है आपका, उसी तरह से रहता है। यानी कि एक लिमिट तक, जहां तक जैसे हमने टेम्परेचर में बात करी, तो टेम्परेचर में हमने कहा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन उसके अबव हम चले जाए, जैसे 40 to 60, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो सेम पीएच में रहता है कि एक लिमिट तक, और इसकी जो लिमिट बताई गई है, बनाई गई है, वो बनाई गई है पीएच कितना, 4 to 9। पीएच की जो लिमिट, जो रेंज बताई गई है, तो वो कितनी बताई गई है, 4 to 9 पीएच की रेंज बताई गई है कि पीएच इस तरह से लिखें, पीएच ऑफ रेंज, at 4 to 9 pH range, the enzyme activity increases। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एट पीएच रेंज 4 to 9 द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस। बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड दिस, इसके ऊपर, बियॉन्ड दिस एंजाइम एक्टिविटी decreases because प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड। प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड। तो एंजाइम्स किसके बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। अगर हम रेंज की बात करें तो एंजाइम जो होते हैं 4 to 9 पीएच रेंज पर, इतनी रेंज पर अगर आप बढ़ा रहे हैं, पीएच बढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, अगर इतना आप पीएच को कर रहे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी,
इंक्रीज होती है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम पीएच बढ़ा देते हैं तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? हाँ भाई, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है हमारी। आप लोगों के कोर्स की वजह से मैं आ जाती हूँ कि भाई कोर्स कंप्लीट हो जाए, बाकी हाँ अभी तबीयत नहीं सही है मेरी। नेक्स्ट है आपका आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स तो हम कर चुके हैं, इसमें पता नहीं क्यों दे रखा है, तो ये तो मैं नहीं करवा रही हूँ आपको, हम कर चुके हैं आइसो एंजाइम्स, है ना। चलिए, नेक्स्ट है एंजाइम काइनेटिक्स और इन केएम कांस्टेंट और केएम वैल्यू। चलिए, एंजाइम काइनेटिक्स। तो व्हाट इज एंजाइम काइनेटिक्स? एंजाइम काइनेटिक्स होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये करा जाए तो एंजाइम काइनेटिक्स एक टॉपिक है, एक एरिया है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली इसके अंदर हम उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है ना, जब कोई भी रिएक्शन जब हो रही है उसकी रेट अगर प्रभावित हो रही है और वो रिएक्शन एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड हो रही है, भाई कोई रिएक्शन है जिसको एंजाइम कैटलाइज कर रहा है और बाहर एनवायरनमेंट में मौजूद या किसी भी फैक्टर से, बाय द टेम्परेचर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, टेम्परेचर से, आयन से या किसी और चीज से जिससे एंजाइम प्रभावित होता है और एंजाइम के प्रभावित होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित हो रही है, तो उस सभी फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो वो जिसके अंतर्गत आते हैं उन सबकी स्टडी करना ही क्या कहलाया जाता है, एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन which is catalyzed by enzyme, which is catalyzed by enzyme एक सेकेंड, by various factors, by various factors, the study of this change called the study of this change called enzyme kinetics। ये जो चेंज है इसकी स्टडी क्या कहलाती है, एंजाइम काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो एंजाइम को अफेक्ट करता है क्या क्या हो सकता है भाई, आप बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑब्वियस बात है, क्यों, क्योंकि एंजाइम किसको कैटलाइज कर रहा है या एंजाइम क्यों है, सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए ही तो है। अगर सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो एंजाइम किससे बाइंड करेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है आपका, सबस्ट्रेट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, one of the most important factor responsible for enzyme activity or enzyme
एक्टिविटी लिख देती हूँ, एंजाइम एक्टिविटी इज सबस्ट्रेट। हमने अभी फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम में भी हमने सबसे पहले क्या लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आपने देखा होगा पहला पॉइंट हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही था, ठीक है। तो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, किसी सबस्ट्रेट को, मान लो आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, जैसे मान लो आपके पास 10 मोलर, ठीक है, आपके पास कितने 10 मोलर सबस्ट्रेट है। इन 10 मोलर सबस्ट्रेट को अगर आपको चेंज करना है, आपको इसे चेंज करना है किसमें, प्रोडक्ट में, तो इस 10 मोलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितना एंजाइम हमें लगेगा, मान लो x एंजाइम हमें लगता है, कोई भी x अमाउंट ऑफ एंजाइम हमें लगता है 10 मोलर सबस्ट्रेट को बदलने के लिए, तो ये जो x है, ये जो वैल्यू है, ये जो कहलाती है एंजाइम यूनिट, यानी कि एंजाइम की कितनी यूनिट हमें लगेंगी 10 मोलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो व्हाट इज द एंजाइम यूनिट? एंजाइम यूनिट इज अ यूनिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द x मोलर सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। ये 10 मोलर मैंने लिया है, 10 मोलर को मैंने x मोलर कर दिया, x मोलर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना एंजाइम हमें चाहिए, वो कहलाया जाता है एंजाइम यूनिट। ठीक है, चलिए समझ में आ गई भाई ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने वाले सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट कौन थे? माइकलिस केएम कांस्टेंट, जो केएम दिया जाता है ना नाम, वो इन्हीं के उस पे दिया जाता है, माइकलिस। वैसे तो इनका पूरा नाम लेनोर माइकलिस है, पर आपने माइकलिस कांस्टेंट पढ़ा होगा, केएम कांस्टेंट को माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। लेनर माइकलिस एंड माउंट मेंटन, याद होने चाहिए ये दोनों साइंटिस्ट आपको। माइकलिस कांस्टेंट और केएम कांस्टेंट आप सबने पढ़ा है, फिजिक्स में सबके था, हमारे तो था जब हम इतने पुराना, हमने तुमसे पहले 12th करी है, तो आई एम श्योर आपके तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इन्होंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्टार्च का कन्वर्जन। स्टार्च जो शुगर में कन्वर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है। स्टार्च जो किस में बदलता है? शुगर में बदलता है, तो वो किसकी वजह से बदलता है? वो बदलता है आपका इन्वर्टेज की वजह से। अब बात आती है कि कैसे उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये देखा कि सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो बात हम पहले करके आए थे, एक्चुअली उसको बताने वाले थे ये, उन्होंने क्या बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि कैसा बॉन्ड होता है? एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ के आए हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक बॉन्ड बनाता है जो कि एक वीक बॉन्ड होता है, और उसके बाद वो किस में बदल जाता है? प्रोडक्ट में बदल जाता है, ठीक है। एंजाइम में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, ये बताने वाले भी यही थे भाई। ये चीजें हम लोग पढ़ के जरूर आ चुके हैं, लेकिन इन सारी चीजों को बताने वाले कौन थे? माइकलिस थे। उन्होंने कहा था कि एंजाइम में साइट्स होती हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। इन एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। और एंजाइम कैसा रह जाता है? एंजाइम अनअल्टर्ड रह जाता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो होता है, यानी कि इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है भाई। तो उन्होंने कहा था कि ये तो कैसी रिएक्शन होती है? ये तो होती है फास्ट रिएक्शन, और जबकि ये कैसी रिएक्शन होती है? ये होती है स्लो रिएक्शन। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट का बनना क्या होता है? फास्ट होता है, जबकि एंजाइम और प्रोडक्ट का बनना कैसा होता है? स्लो होता है। क्लियर है भाई? ये जो पूरी रिएक्शन थी,
ये जो काइनेटिक्स आप ये देख रहे हैं, ये जो काइनेटिक्स आप देख रहे हैं, जो किसने बताई है अपन को, माइकलिस ने बताई है, तो इसी को क्या बोला जाता है, माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। जब इसी को उन्होंने ग्राफ पे उतारा, किसने, माइकलिस ने जब इसको ग्राफ पे उतारा, तो देखिए क्या दरअसल बात क्या हुई। एक सेकेंड, किस किस के बीच में था, पहली चीज तो ग्राफ वो था सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, तो ये जो ग्राफ इन्होंने बनाया था, इस ग्राफ को क्या बोला था, ये ग्राफ था सैचुरेशन ग्राफ। ये ग्राफ क्या था, सैचुरेशन ग्राफ क्यों था बच्चों, क्योंकि सबसे पहले इसको सैचुरेशन ग्राफ नाम क्यों दिया गया, इसको सैचुरेशन ग्राफ नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो ग्राफ बन रहा था वो एक टाइम के बाद क्या हो रहा था, सैचुरेट हो रहा था। भाई सीधी सी बात है, ये चीज हम पहले भी पढ़ के आए कि एंजाइम इसमें क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, बिकॉज एक टाइम के बाद एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आप कितना भी बढ़ा दो, जब पूरा की पूरा एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुका है, तो अब इसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है क्यों, क्योंकि क्या आ चुका है, एंजाइम का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और इसी वजह से इस ग्राफ को क्या नाम दिया गया था, इस ग्राफ को नाम दिया गया था सैचुरेशन ग्राफ। क्लियर? चलिए भाई, ठीक है, तो इसी से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेज आती है, इक्विलिब्रियम स्टेज जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेज इज अ लिमिटिंग स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज इज अ लिमिटिंग स्टेज। बच्चों एक बार पहले क्लास रिजॉइन कर लीजिए आप।